हेलो गाइस, क्या आप भी जीएसटी के रिगार्डिंग अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं? तो ये प्लेलिस्ट आपकी काफी हेल्प कर सकती है। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम सबसे पहले सीखेंगे जीएसटी का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद जीएसटी रिटर्न्स और ड्यू डेट्स, जीएसटी के रेट्स, आईटीसी का सेटअप, जहां फिर वो आईजीएसटी में हो, सीजीएसटी में और एसजीएसटी में हो, इनको कैसे सेट ऑफ करना है, और उसके बाद लास्ट हम सीखेंगे जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली वीडियो, जो बेस्ड हो रहेगी जीएसटी इंट्रोडक्शन पे। जीएसटी को कंप्लीट समझने पहले हमें जीएसटी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्यों जीएसटी इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे अगर आपने बिजनेस करना है इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं जीएसटी के पहले कंसेप्ट से, जिसका नाम रहेगा इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। सबसे पहले जीएसटी इज ए unified indirect system that replaced multiple indirect taxes in India like VAT, excise, service tax, etc. क्या आपको पता है कि जब जीएसटी आया था ना, तब जीएसटी आने से पहले ना इंडिया में काफी टैक्सेस है। वैट फॉर इंटरस्टेट, एक्साइज फॉर मैन्युफैक्चर, और इसके साथ में लगता था एक सीएसटी। जब आपने इंटरस्टेट सेल करनी हो एक स्टेट में दूसरी स्टेट, तब सीएसटी। और उसके बाद अगर आपकी इंडस्ट्री कोई सर्विस इंडस्ट्री है या टेलीकॉम इंडस्ट्री है या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, तो आप पे सर्विस टैक्स लगता था। बट अब जीएसटी आने के बाद तो ये क्या हो गया, सारे एलिमिनेट हो गए। जीएसटी कब आया था? इंप्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट आ गया। आप कोई पूछे कि जीएसटी पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आपका आंसर रहना चाहिए उन 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी ना, तब जीएसटी को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2013 तक इस बिल को लटका के रखा। उसके बाद 2014 को मोदी गवर्नमेंट आई, और उसके बाद 2017 को फाइनली ये बिल लोकसभा में पास होकर ये पूरे होल नेशन में एप्लीकेबल हो गया। बेस्ड ऑन क्या कंसेप्ट था इसका? वन नेशन, बेस्ड ऑन वन नेशन वन टैक्स कंसेप्ट। आपको मोदी गवर्नमेंट का पता ही है, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन आधार कार्ड। वो सेम एक पॉलिसी पे चलते हैं कि अगर हमारा देश एक है तो उसमें चीज भी एक ही होनी चाहिए। जैसे उन्होंने आर्टिकल 317 हटा दिया कि एक देश में दो कानून नहीं चल सकते, तो उनका कंसेप्ट बिल्कुल साफ है। आने वाले टाइम पे वो वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी भी लेकर आ रहे हैं, जल्दी लेकर आएंगे। 29 तक उनकी गवर्नमेंट रहेगी, तो हाल फिलहाल में ले आएंगे। बट उनका कंसेप्ट यही है कि अगर देश एक है तो टैक्स भी एक ही लगना चाहिए। उसके बाद इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लेविड एट द एंटी पॉइंट ऑफ द सेल। ठीक है, ये मतलब एंटी पॉइंट ऑफ द सेल मतलब क्या हुआ कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है आप समझिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ट्रेडर हूं, ठीक है, अगर मैंने जीएसटी आने से पहले कुछ परचेज करना हो, मैं ट्रेडिंग फॉर मैं गारमेंट्स की रिटेल सेल करता हूं, ठीक है, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग से जब भी अपने प्रोडक्ट्स मंगवाए, एक मैन्युफैक्चरिंग से कुछ भी मंगवाया, तो उसने मेरे को लगाया एक्साइज। ठीक है, अब मैंने सेम प्रोडक्ट को जब सेल किया, तब मैंने सेल किया इन फॉर्म ऑफ वैट, एंड सेकंड फॉर्म अगर इंटरस्टेट हुआ तो सीएसटी में। तो मेरा जो एक्साइज का इनपुट था ना, उसका यूटिलाइजेशन कम हो पाता था। मैं इसके लिए मेरे को अलग से टैक्स देना पड़ता था। बट एक्साइज का इनपुट मुझे क्या था, मुझे बाद में मिलता था। तो अब ये नहीं है। अब अगर आप सेम टाइम पे परचेज करते हो गारमेंट्स, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग से बाय किया, उसने आपको जीएसटी लगाया, ठीक है, आपने सेल किया, ठीक है, आपने कस्टमर को बेचा, अब कस्टमर ने बाय किया तो जीएसटी पे कर दिया। ठीक है, आपको बस किस पे जीएसटी देना होगा? अपने प्रॉफिट पे। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आगे सिखाऊंगा। पहले आप समझिए डेस्टिनेशन बेस होता है। अब यहाँ पे कस्टमर ने आपको जीएसटी के जो भी आपकी जीएसटी की अमाउंट है वो पूरी पे करके आपसे प्रोडक्ट लेगा ना। फॉर एग्जांपल, आपने कोई रिटेल स्टोर चला रहे हो आज की डेट में, आप फॉर एग्जांपल मैं विशाल मेगा मार्ट या कोई जारा का एक स्टोर चला रहा हूँ, ठीक है, जारा ले लो, एचएम ले लो, ठीक है। जब विशाल के पास पहले प्रोडक्ट आई, जब विशाल ने परचेज करी होगी, तब उसने जीएसटी दिया होगा मैन्युफैक्चरर ने विशाल को, ठीक है। अब विशाल ने सेल की वही गुड्स, तो कस्टमर ने उसको क्या होगा, प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ उसको जीएसटी रिटर्न किया होगा। अब उसको किस पे जीएसटी देना होगा? जो उसका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा ना, उस पे जीएसटी देना होगा। तो इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी में कितने टाइप्स हैं, यानी कितने प्रकार की जीएसटी है। सबसे पहले सीजीएसटी, एचजीएसटी, ठीक है। उसके साथ में होती है यूटीएसटी। आप समझिए ध्यान से। उसके बाद फोर्थ में हम लेते हैं आईजीएसटी। आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। इफ द प्रोडक्ट्स गुड सोल्ड विद इन महाराष्ट्र, ठीक है, अगर मैं महाराष्ट्र की मैं रजिस्टर महाराष्ट्र में हूँ, ठीक है, अगर मेरी महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सेल हो रही है, तो मेरा क्या लगेगा? सीजीएसटी और एचजीएसटी। और वहीं अगर मेरे गुड्स महाराष्ट्र टू गुजरात जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी। और सेम केस, ठीक है, अगर महाराष्ट्र अगर मैं इसकी बात करूं कि मैं रजिस्टर्ड चंडीगढ़ में हूं, आपको पता है चंडीगढ़ एक यूटी है, ठीक है। अब चंडीगढ़ में सेल होगा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी लगेगा, लगेगा, साथ में लगेगा यूटी एसजीएसटी। जो स्टेट टैक्स होगा ना, उसको रिप्लेस कर देगा यूटीएसटी इन केस ऑफ जहां पे हम किसी यूनियन टेरिटरी में
सेल करें, अगर हम रजिस्टर्ड यूनिट इन टेरिटरी में, हमारा सेकंड लेग जो रहेगा ना वो रहेगा यूटीएससीएससी। अगर वही चंडीगढ़ पंजाब को या हरियाणा को सेल करेगा तो लगेगा आईजीएसटी, ठीक है। सेम अगर दिल्ली रहता है तो लगेगा आईजीएसटी, बट अगर चंडीगढ़ को चंडीगढ़ में ही है तो यूटीएससी लगता है। जो लोग आज की डेट में काफी, आप घूमने के काफी शौकीन हो तो आप कभी लद्दाख जाना, वहां पे कुछ प्रोडक्ट बाय करके देखना, ठीक है। लद्दाख आज की डेट में यूटी बन चुका है, और लद्दाख में कुछ भी बाय करोगे ना तो वहां पे एक सीजीएसटी मिलेगा और दूसरा मिलेगा यूटीजीएसटी, ठीक है। देन उसके बाद करते हैं टैक्स रिप्लेस्ड बाय द जीएसटी। टैक्सेस रिप्लेस्ड बाय द जीएसटी, कि जीएसटी के आने के बाद कौन कौन से टैक्सेस है जो रिप्लेस हो गए। आइडिया के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जीएसटी को आए ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं, जरूरी नहीं है, बट हमें बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी 2017 से पहले इंकॉर्पोरेट है ना, उनके आज भी वैट के केसेस या सीएसटी फॉर्म का इशू आज भी चल रहा होगा, क्योंकि वो चलता ही रहता था। वैट की रिटर्न को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो, कोई इशू नहीं होता था, आप जितनी मर्जी टाइम रिवाइज करते रहो, उनके केस आज भी लगे होंगे। जो कंपनी कुछ बच गई होंगी, उन्होंने सेट ऑफ कर लिए होंगे अपनी अपील वगैरह में जाकर, वरना कहीं के आज भी डिमांड खड़ी होंगी, तो उनको कोई पे भी नहीं करवाता। पर जीएसटी में नहीं है सर, जीएसटी एक पेनल्टी बेस्ड है, अच्छी खासी पेनल्टी लगती है अगर आप वहां पे कुछ भी ऐसा एरर करोगे, कुछ भी। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं हम टैक्स रिप्लेस बाय जीएसटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, इस पे भी अलग टाइप का टैक्स लगता था। एंट्री टैक्स, जब आप, ये कोई टैक्स वो नहीं था, आपने कभी एनसीडी टैक्स सुना होगा जो आज की डेट में भी लगते हैं, बट आज की डेट में काफी कम हो चुके हैं। आप में से जो भी जे&के में, जम्मू एंड कश्मीर में गया होगा, वहां पे ही था। मैं पंजाब का हूँ, तो वहां पे जब भी हम जे&के में एंटर करते थे ना, तो हमें एनसीडी देना पड़ता था, ठीक है। कि एक गाड़ी से कोई भी, बेशक दिल्ली में तो आप, अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो कोई टैक्स नहीं है, अगर गुड़गांव से दिल्ली आ रहे हो तो कोई, आपने देखा होगा कि परमिट वाली गाड़ी होती है जिन पे येलो नंबर प्लेट होती है, वो जैसे गुड़गांव से दिल्ली में एंट्री करते हैं तो उनको एक 100 रुपए की टोल, एमसीडी टोल देना पड़ता है। तो पहले ये चलता था, पहले सभी गाड़ियों के लिए लगता था, स्पेशली जे&के में लगता था। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कि हु शुड रजिस्टर जीएसटी, कौन कौन ले सकता है। क्या अगर मैं एक चाय सुट्टा बार है मेरा, तो क्या मैं जीएसटी में आ जाऊंगा, मेरा काम अच्छा है तो जीएसटी में। मैं पानी पूरी बेचने वाला हूँ, क्या मैं जीएसटी में आ जाऊंगा? नहीं, ठीक है। तो किस किस को जीएसटी में आना मैंडेटरी होता है? बिजनेस विद द एनुअल टर्नओवर अबव 40 लाख, ठीक है। 20 लाख फॉर सर्विसेज, जो बिजनेस 40 लाख से ऊपर जिनकी सालाना रेवेन्यू है, टर्नओवर है, वो जीएसटी में आएंगे, ठीक है। और 20 लाख फॉर सर्विसेज, जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज होगी, कोई इन केस ऑफ हमारे सीए ऑडिटर हो गए, एलएलबी वाले होंगे, एलएलबी के लिए सॉरी एग्जम्पशन है लीगल वालों के लिए, बट अगर इन केस ऑफ एलएलपीस हैं, ऑडिटर हैं, तो उनको सबको सर्विस के केस में 20 लाख से ऊपर जैसे उनकी टर्न हो जाएगी तो उनका मैंडेटरी रहेगा जीएसटी लेना। इंटरस्टेट सप्लाई, आप विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल नहीं भेज सकते। ई कॉमर्स सेलर, फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैं, आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजोन पे माल बेचना है, अपनी गुड्स बेचनी है या सर्विसेज सर्विस तो नहीं बेचनी, गुड्स बेचनी है, तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आल्सो अलाउड। फॉर एग्जांपल वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में सम टाइम ऑफ, फॉर एग्जांपल एक बार की कंपनी इंडिया में है, उन्होंने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लगा तो उनको एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है थोड़े टाइम के लिए। अब जीएसटी लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन? पैन कार्ड ऑफ द बिजनेस, ठीक है, या तो बिजनेस का पैन कार्ड या पैन कार्ड ऑफ द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। आधार कार्ड, अगर कंपनी है तो आधार कार्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर प्रोप्राइटर है तो आधार कार्ड ऑफ प्रोप्राइटर। बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, ठीक है, या तो आप रेंट एग्रीमेंट ले लो, अगर खुद की बिल्डिंग है तो आपका जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रहता है, रजिस्ट्री रहती है वो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ। आप कभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। बैंक डिटेल, अकाउंट डिटेल, आफ्टर 45 डे ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हेन यू गोट सक्सेसफुली योर जीएसटी नंबर, आपको 45 दिन के अंदर अपना जीएसटी नंबर पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा। डिजिटल सिग्नेचर, कंपनी के लिए डिजिटल सिग्नेचर रहेंगे, और फोटोग्राफ्स, ठीक है। अब हट चुकी है, अब ये आफ्टर कोरोना इसको ईडब्ल्यूसी पे ले चुके हैं हम, एबीसी के थ्रू हम कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है। और फोटोग्राफ्स, डायरेक्टर, अगर कंपनी में 2 डायरेक्टर तो दोनों की लगेगी, अगर प्रोप्राइटर है तो अकेले प्रोप्राइटर की लगेगी। नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट, जीएसटी इनवॉइसेस। आपने जीएसटी इनवॉइसेस, अगर आप अकाउंट्स के फील्ड में हो तो आपने जीएसटी इनवॉइस तो देखे होंगे, सभी ने देखे होंगे। तो क्या आपको पता है क्या क्या चीज मैंडेटरी होती है जीएसटी इनवॉइस में? अगर आपका, ये सारा कुछ अभी बताता हूँ आपको। जीएसटी ऑफ सप्लायर एंड रिसिप्ट, आपके सप्लायर का भी जीएसटी नंबर होना चाहिए बिल पे, और रिसिप्ट नंबर। अगर आपका जीएसटी का रिसिप्ट का जीएसटी, अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं है ना मेंशन, तो आपके इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑडिटर क्या करेगा, जो भी आप परचेज या एक्सपेंसिव रहेगी उसको डिसअलाउ कर देगा, हाँ सीधे। उसके बाद इनवॉइस नंबर एंड डेट। इनवॉइस नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए जीएसटी में? 16 डिजिट का होना चाहिए। आज की डेट में जो 5 करोड़ से मोर देन 5 करोड़ हो चुके हैं, ठीक है,
जो भी बंदे 5 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं उनके लिए तो ई इनवॉइस भी मैंडेटरी हो चुका है। अब ई इनवॉइस तब भी लगता है 1 मंथ की उसकी डेट होती है फॉर द इनवॉइस डेट उसको अप्लाई करने के लिए, वो भी आगे सीखेंगे हम। बट 16 डिजिट होती हैं और उसमें डेट होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, ठीक है, जो आप यानी खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, HSN कोड होना चाहिए, अगर सर्विसेज हैं तो SC कोड रहेगा, HSN अगर गुड्स गुड्स हैं तो HSN कोड रहेगा, क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी आ रही है, क्या मैट्रिक्स है क्वांटिटी का, और उसका रेट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, देन CGST, HGST, IGST और UTSC। अगर आप टैक्स कुछ भी परचेज करो उस पर मान लो 5% लग रहा है तो उसका जो भी आपके CGST अगर इंटरस्टेट है कि CGST, और अगर इंटरस्टेट है तो उनके जो भी टैक्स है ना वो अलग अलग काउंट करके आपको दिखाना पड़ेगा, और लास्ट में साइन और सिग्नेचर ये होना बहुत मैंडेटरी। और इस चीज का ध्यान रखें, इनवॉइस डिजिट 16 डिजिट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर वो 16 डिजिट से ऊपर का इनवॉइस आप कभी भी अपनी सेल इनवॉइस में डाल के देखना, जब आप रिटर्न फाइल करोगे ना GST1 तो वो उसको इनवॉइस को इनवैलिड बता देगा, वो बस 16 डिजिट तक लेगा, उसके आगे या तो वो इनवॉइस को पिक नहीं करेगा जेसन फाइल में, और कर लेगा तो पोर्टल पे अगर मैनुअली डाल ले तो वो 16 डिजिट के ऊपर लेगा ही। देन GST में कौन कौन से रेट्स होते हैं, ठीक है। 0% वो किसके लिए होता है, गवर्नमेंट ने ना इसको क्लासीफाई किया हुआ है, जो हमारी मिडिल मैन है ना उसकी नीड के हिसाब से 0% मिल्क्स और एग और वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है, जो बेसिक हमारी नीड्स रहती हैं। 5% फॉर हाउस होल्ड नेसेसिटी जैसे एडिबल ऑयल, शुगर, फुटवेयर्स, इस पर 5%, और 12% रहेगा हमारा प्रोसेस फूड, कंप्यूटर एक्सेट्रा पे। 18% रहेगा हमारी सर्विसेज केसेस में, सारा 18%। IT सेक्टर उठा के देख लो, उन पे जो भी रेवेन्यू होती है ना उस पर वो 18% चार्ज करते हैं, सेल पे 18% चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे 18% रहता है। 28% लग्जरी आइटम जैसे आप AC ले लो, कार ले लो, उन सब पे 28% लगता है। स्कार्स, सिंस गुड्स, ठीक है, ये होते हैं बेसिक। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये होता क्या है, कईयों को नहीं पता कि ITC होता क्या है एक्चुअल में। अब पहले इसकी डेफिनेशन समझना, फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन समझने के बाद ही आप काफी पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। बिजनेसेस कैन क्लेम क्रेडिट फॉर टैक्स पेड ऑन परचेज टू ऑफसेट अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। कंडीशन मस्ट हैव टैक्स इनवॉइस, गुड सर्विसेज रिसीव होनी चाहिए, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट बाय सप्लायर, और फिल्ड GST टू बी रिकंसिलेशन। पहले तो उसने बोले बिजनेस कैन क्लेम क्रेडिट फॉर द टैक्स पेड ऑन परचेजेस की, जो भी बिजनेसेस हैं वो जो भी आपने टैक्स पे कर रखा है एट द टाइम ऑफ परचेज, आप उसको एज ए GST इनपुट क्लेम कर सकते हो और उसको सेट ऑफ कर सकते हो आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। पहले पॉइंट इसको समझते हैं ये होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले चीज सेल की, ठीक है, कोई 200 रुपीज की कुछ भी ले लो, एक शर्ट ले लो, उस पर लगा 5% GST लगना है, ठीक है। अब मैंने टोटल मेरी सेलिंग वैल्यू कितनी होगी, 210 रुपए, GST कितना है इस पे 10 रुपए, ठीक है, 200 GST लगा 10 रुपए। अब यही चीज अगर मैंने परचेज भी तो की होगी कभी ना कभी, या तो मैं ट्रेडर हूँ या तो मैन्युफैक्चरर हूँ। अब परचेज करते टाइम फॉर एग्जांपल मैंने ये शर्ट 100 रुपए की खरीदी है, उस पर 5% मैंने GST दिया होगा, मेरी परचेज कितने की पड़ी 105 रुपए की, मैंने GST कितना दिया होता 5 रुपए। अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, नेट प्रॉफिट हुआ 105 रुपए, जो नेट प्रॉफिट है, जो मेरा प्रॉफिट रहेगा। और उसके बाद मैं GST ले लेता हूँ, मेरे को गवर्नमेंट को कितना GST पे करना है, 10 रुपए मैंने कस्टमर से रिसीव किए, ठीक है, यानी मैं ये गवर्नमेंट को पे करने। ITC परचेज के टाइम जो मेरे पास आया था 5 रुपए, वो मेरे पास पड़ा हो, ठीक है। अब मेरे को गवर्नमेंट को देना पे करना 5 रुपए, ठीक है, ये होता है आपका ITC, ठीक है, ये पूरा पूरा गिना जाता है ITC। अगर यही उल्टा सिनेरियो होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेल 200 रुपए की कर रखी है, मैंने परचेज 4 शर्टें बाय कर ली उससे, ठीक है, 5% के हिसाब से 400 रुपए की मेरी खरीदी आएगी, जिसपे मैंने GST दूंगा 20 रुपए। अब सेल तो मैंने 10 रुपए की है ना, सेल तो मैंने 210 की है ना, ठीक है, उस पर मैंने 10 रुपए GST पे किया, 5% के हिसाब से पे करूंगा ना। अब मेरे को मेरा जो ITC बुक्स में रहेगा ना वो कितना रहेगा 10 रुपए, ठीक है, कितना रहेगा 10 रुपए, इसको बोला जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमारी बुक्स में पड़ा हुआ है। GST के पोर्टल पे जाओगे ना, जैसे आप लॉगिन करोगे ना तो एक टेबल सा बना आपके सामने आता है कि ITC कितना पड़ा हुआ आपके पास, ठीक है, कैश बैलेंस कितना पड़ा हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी जो सेट ऑफ करनी है वो सारे, ये सारा ऐसा कुछ बना होता है। इसमें IGST होता है, फिर CGST होता है, फिर HGST, ये सारा कुछ सिखाऊंगा मैं आपको, बट आप बेसिक आइडिया ले लो कि ITC होता है। बट गवर्नमेंट ने कंडीशन रख दी कि आप ITC तभी ले पाओगे, ये नहीं है कि मैंने कैश में ना इंडिगो की फ्लाइट सीकर कर ली, उसको ITC ऐसे क्लेम कर लूंगा, जब तक आपका उस पर GST नंबर नहीं डाला रहेगा ना आप ले नहीं पाओगे। यहाँ पे ये कंडीशन थी ना कि एक GST इनवॉइस में क्या होना चाहिए, आपका GST सिस्टम का GST होना चाहिए, ठीक है, आप इसे टैक्स इनवॉइस बोला जाता है, GST इनवॉइस को ही टैक्स इनवॉइस बोला जाता है। अब क्या क्या कंडीशन होगी, मस्ट हैव टैक्स इनवॉइसेस, एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज आनी चाहिए, ये ना हो कि टैक्स एवेशन हो, बस ट्रांसफर कर दिया कि ना मेरे पास ITC पड़ा, मैंने तेरे को दे दिया, तूने मेरे को दे दिया, हमने क्या कर दिया अपनी सेल इंक्रीज कर दी, जो होता है कंपनी लोन लेने के लिए करती है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। टैक्स टू
टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट बाय सप्लायर, आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आप आईटीसी लोगे ना वो बेस्ड ऑन होगा टू बी। टू बी ये नहीं है कि जीएसटी में ना दो रिटर्न होती हैं, यहाँ भी समझिए टू बी का कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली समझिए। ये है जीएसटी टू ए, ठीक है, ये जीएसटी टू बी, ठीक है। टू ए जो है डायनेमिक स्टेटमेंट है, टू बी क्या है स्टेटिक। अभी बेसिकली समझ लीजिए टू ए क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी से ना अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में परचेजिंग करी, ठीक है, कुछ 200 रुपए की, जिसमें 5% के हिसाब से 10 रुपए जीएसटी था एट द रेट ऑफ 5%, टोटल वैल्यू थी 210। अब उसने क्या किया कि अप्रैल में अपनी रिटर्न नहीं फाइलिंग करी। यहाँ पे रिटर्न जब भी आप जीएसटी लॉगिन करोगे ना किसी का टू ए B2B ले आकर अपना इनपुट देखोगे ना टू ए में, तो वहाँ पे वहाँ पे ना एक चीज रहती है कि आपके वेंडर ने अपनी रिटर्न फाइल की है या नहीं। तो वहाँ पे स्टेटस यस वाई और एन करके लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है वहां अगर वहां पे एन रहा, अब वहां पे मैंने इसका क्या किया आईटीसी ले लिया, बट मेरे वेंडर ने क्या किया रिटर्न नहीं फाइल करी। अब उसने रिटर्न नहीं फाइल करी तो ये मेरे टू बी नहीं आएगा, मेरी अप्रैल की टू बी में नहीं आएगा ये, ठीक है। अगर मैंने इसका इनपुट ले लिया ना तो मेरे को हाथों हाथ लाइबिलिटी शो कर देगा। मेरा जो जीएसटी का पोर्टल है ना, अगर उसमें आप SS 3B में एक्सेस आईटीसी क्लेम करते हो ना तो वो उसको रेड शो कर देता है। अगर यहाँ पे उसने ज्यादा क्लेम कर लिया, टू बी में बोला नहीं और आपने ज्यादा क्लेम कर लिया तो वो गलत है। अब उसने यही रिटर्न आपके बोलने पे उसने यही रिटर्न, ठीक है, जून में फाइल की, जून 25 में फाइल करी, तो आपकी ये रिटर्न टू बी में शो करेगा जून 25 में। बेशक ये इनवॉइस आपका अप्रैल का था बट ये शो करेगा जून की टू बी में। आप जून के टू बी में इनपुट ले सकते हो। पहले चलता था टैक्स इवेशन को, तो गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए टू बी की लिया है कि आप जो भी इनपुट लोगे ना वो टू बी के बेसिस में लेगा। टू बी कब जनरेट होगा, जब आपका वेंडर ना जीएसटी 1 कंप्लीटली फाइल कर देगा, और जीएसटी 1 फाइल करने के बाद अगर उसने 3B फाइल ना की एक महीने तक, तो भाई साहब उसको कम से कम एक महीने तक अगर 50 के हिसाब से 1500 फाइन है, अगर 1500 फाइन, अगर वही अगर उसने 3 महीने या 4 महीने लेट कर दी तो ये फाइन बढ़ के 10,000 तक पहुंच जाएगा। तो फिर उसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। देन आगे बढ़ेंगे जीएसटी रिटर्न्स एंड फाइलिंग। जीएसटी में कितने तरह की रिटर्न होती है, अभी बेसिकली आइडिया ले लिए, क्योंकि जीएसटी में 10+ रिटर्न्स हैं। ये आपके जो दिखा रही हैं ये 6 रिटर्न, ये मेजरली रिटर्न होती हैं जो मंथली बेसिस पे फाइल होनी होती हैं। पहले कौन सी है, जीएसटी 1। जीएसटी 1 कौन सी रिटर्न होती है, जब भी हम अपने सेल्स के रिकॉर्ड भेजते हैं ना, जिसमें हम अपना इनवॉइस नंबर, अपने जो रिसिप्ट, जो हमारे सेलर हैं जिनको हम गुड सेल कर रहे हैं, गुड और सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स, उनका जीएसटी नंबर, उनका नाम, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू और कितना जीएसटी का क्लेम जीएसटी उन्हें दे रहे हैं, ठीक है, टैक्सेबल पे कितना दे रहे हैं, टोटल इनवॉइस की वैल्यू भी इसमें जाती है। ये सारी चीजें हम जीएसटी 1 में जाती हैं। उसके बाद 2B में जैसे हम जीएसटी 1 फाइलिंग करेंगे ना, हमारे वेंडर जो भी हमारे परचेजर रहेंगे, ठीक है, जो भी हमारे जो जिनसे हमारे द्वारा माल यानी हमारे वेंडर संडे टैप्टर रहेंगे, उनको एक 2B की स्टेटमेंट बन जाएगी जिसमें ये सारी चीजें उन्हें दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद आती है 3B रिटर्न। 3B क्या होती है, जो आउटवर्ड सप्लाई की समरी रहेगी, आपने जीएसटी 1 में क्या डाटा भेजा है वो, और आपने कितना का आईटीसी ड्यूरिंग द मंथ क्लेम किया मंथली बेसिस पे। उसके बाद जीएसटी 4 होती है, ये एनुअली बेसिस पे भरी जाती है, ये कंपोजिशन डीलर होते हैं उनके थ्रू भरी जाती है, ये बताता हूँ मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कंपोजिशन डीलर होते क्या। उसके बाद रिटर्न होती है ये 9 और 9C। पहले 9 भरी जाएगी और फिर 9 भरने के बाद ही आप 9C फाइल कर पाओगे। 9 को बोला जाता है एनुअल रिटर्न, ठीक है। एनुअल रिटर्न में आपके कंप्लीट डिटेल्स आती हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना आईटीसी लिया, कितने आपने आउटवर्ड सप्लाईज की ड्यूरिंग द मंथ, मंथली बेसिस पे आपने मंथली डाटा दे दिया, आपने कुछ यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप इस रिटर्न में चेंजेस कर सकते हो। ये बेस्ड ऑन होती है कि आपने जो बैलेंस शीट में फाइल की है ना फिगर, उसके बेसिस पे ये फाइल होती है। और फिर उसके साथ में फाइल होती है 9C, ठीक है। ये अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है ना तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब 9C में क्या क्या जाता है, 9C में एक कंप्लीट स्टेटमेंट जाती है कि आईटीसी आपने ड्यूरिंग द ईयर कैसे कैसे सर्विस के पे किया। ये सारा कुछ हम आगे सीखेंगे, बट अभी के लिए बेसिक रिटर्न्स हैं। कंप्लीट करूंगा मैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगा, कंप्लीट वीडियो वाइज वीडियो में आपको कवर करूंगा कि ये कैसे फाइल करनी है, क्या क्या डाटा जाना, ये सारा कुछ कवर करूंगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद ड्यू डेट्स। जीएसटी 1 की ड्यू डेट क्या होती है, अगर आप मंथली बेसिस पे फाइल कर रहे हो तो उसकी नेक्स्ट मंथ की 11th रहेगी। और वहीं अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो, अगर आप फाइल कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल अभी हम अप्रैल में, अप्रैल टू जून जो फाइल होगी ना उसकी डेट रहेगी 13 जुलाई, ठीक है। वहीं अगर मैं मंथली बेसिस पे फाइल कर रहा हूँ तो अप्रैल की डेट रहेगी 11 मई, ठीक है। उसके बाद जीएसटी 3B की मंथली बेसिस पे रहेगी 20 नेक्स्ट मंथ, ये फिक्स्ड है। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि हुआ क्या ना, आफ्टर कोरोना के पहले जब भी आप 3B या जीएसटी 1 फाइलिंग करते थे ना तो उसमें क्या होता था
क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमारी काफी ज्यादा है, गवर्नमेंट ने सोचा नहीं कि इतनी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी। होता क्या था जब एट द टाइम ऑफ लास्ट डेट तो ये जीएसटी की वेबसाइट ना क्रैक हो जाती थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको 4 हिस्सों में बांट दिया। जिनकी 5 करोड़ तक का है, 5 करोड़ से ज्यादा है, उनकी ये डेट सेट कर दी 20 ऑफ द एवरी मंथ, नेक्स्ट 20 ऑफ द एवरी मंथ। और उसके बाद गवर्नमेंट ने जिनकी 5 करोड़ से, क्योंकि अब स्मॉल स्टेशन हमारे इंडिया में ज्यादा है, इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, अब नॉर्थ के लिए उन्होंने डेट दे दी 24 ऑफ द एवरी मंथ। ठीक है, और वहीं साउथ वाले के लिए डेट दे दी उन्होंने 22। अब नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट आ गई, जेएंडके ऊपर से डालते हैं जिसका कोड 01 है। इन सबके कोड्स आप देखोगे ना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तभी करोगे या किसी भी पार्टी का जीएसटी नंबर उठाओगे। आप कुछ भी, फॉर एग्जांपल आप किसी आउटलेट में जाते हो, आप दिल्ली में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, वहां पे ना उसका जीएसटी नंबर देखना। जीएसटी डिजिट ना 15 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है, जिसके पहले 2 डिजिट ना स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद उसका पैन कार्ड, कंपनी है तो कंपनी का रहेगा, और उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट ना उसके जो एरिया रहता है ना, जिसे हम जोन, जीएसटी में जोन भी बोला जाता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कभी पूछे ना जीएसटी में कितने कितने डिजिट का होता है, तो हमेशा आपका आंसर रहना चाहिए 50। तो वो आपसे नेक्स्ट पूछेगा कि स्टेट के कोड कौन कौन से होते हैं, तो आपने हमेशा आंसर देना स्टेट फर्स्ट 2 डिजिट, जो भी जीएसटी के 2 डिजिट कोड रहेंगे वो स्टेट कोड होंगे। जेएंडके का पहला, लद्दाख का अभी यूटी है तो इसका बनाया नहीं है, इसका लास्ट में नंबर है। उसके बाद हिमाचल, पंजाब का 03, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा का 06, दिल्ली का 07, राजस्थान का नो आइडिया, उत्तर प्रदेश का 09, उसके बाद बिहार, सिक्किम, ये हो गए नॉर्थ के स्टेट। इनको एक कैटेगराइज एक का रखा है, ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा का रखा है जो साउथ की, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, यानी जो साउथ के स्टेट है ना, उनको सबको इन्होंने 2 कैटेगराइज में कर रखा है। ये है जीएसटी 2। और उसके बाद जीएसटी 9C की क्या डेट है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हर किसी फाइनेंशियल ईयर की नेक्स्ट जो डेट 31 दिसंबर रहेगी ना, वो यही रहेगी, ये जीएसटी 9 और 9C की डेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो मेरी डेट थी 31 दिसंबर 24। ठीक है, अब हम फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में है, तो मेरी 9 की डेट रहेगी 31 दिसंबर 25। ठीक है, 31 दिसंबर 25। और अगर आप ये रिटर्न नई टाइम से भरोगे ना, तो आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट इस पे देना पड़ेगा। 9 की पेनल्टी बहुत ज्यादा है, और जीएसटी 2B की पेनल्टी, इसकी बात मैं आगे करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम उसके बाद हम सीख लेते हैं कंपोजिशन स्कीम। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना कंपोजिशन स्कीम जो होती है ये। अब ये क्यों लाई गई, आपको पता है कि इंडिया में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ना, वो मोर देन 30% है ना, वो स्मॉल रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, जिनकी एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि जो 1.5 करोड़ तक है ना, वो ना अपनी सेल का 1% हमें दे दे सर्विसेज वाइज। ठीक है, क्या कंडीशन रखी, जो 1.5 करोड़ है, और सम 50-75 लाख फॉर सम स्टेट है। ये स्टेट है कौन कौन सी, ये देख लो। एक तो हिमाचल प्रदेश हो गया, और नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट की क्या लिमिट रखी थी, 75 लाख। अब इस पे क्या कर दिया उन्होंने कि पे टैक्स 1% फॉर ट्रेडर, 5% फॉर एस्टेट और 6% फॉर आर सर्विसेज प्रोवाइड। क्या उन्होंने एक बेसिक लिमिट क्या सेट कर दी, नो आईटीसी अलाउड एंड कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइसेस। अब कंपोजिशन स्कीम्स होती क्या है, पहले आप समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपोजिशन डीलर हूं ना, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, ट्रेड मतलब गारमेंट्स का बाय और सेल करता हूँ, कुछ भी गुड्स को बाय और सेल करता हूँ, तो मेरे को क्या करना है, मंथली जो भी मेरी सेल रहेगी ना, मेरे को गवर्नमेंट को उसकी सेल का ना 1% का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बस, ना मेरे को अपने परचेस इनवॉइस देखने की जरूरत, ना मेरे को मंथली रिटर्न फाइलिंग करने की जरूरत। मेरे को क्वार्टरली मेरे को रिटर्न फाइल करनी है, और साल में दूसरी रिटर्न फाइल करनी है मेरे को एनुअली। इसके अलावा मेरे को कोई और रिटर्न फाइल नहीं करनी, बस। और यही केस उन्होंने बोल दिया कि आप अगर रेस्टोरेंट ओनर हो तो आप 5% अपनी जीएसटी पे करो, अदरवाइज नहीं तो अगर आप नॉन एसी हो, क्योंकि अगर मैं रेगुलर जीएसटी नंबर लूँ, तो अगर मैं नॉन एसी में जाता हूँ तो 5% मेरे को पे करना पड़ेगा, अगर मैं एसी में जाता हूँ तो 80% मेरे को पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, अगर आप स्मॉल रेस्टोरेंट में आप इतनी पंगेबाजी नहीं चाहते, क्योंकि मंथली बेसिस पे आपको रिटर्न फाइल करनी है, मंथली बेसिस पे आपको अपने आपके दरवाजे पे जीएसटी का सर्टिफिकेट चिपका होना चाहिए, आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी है, आपको सीए को मंथली फीस देनी है। अगर नहीं चाहते तो आप सीधा सीधा कंपोजिशन डीलर में आइए, अपनी सेल पे टैक्स दीजिए, बस, और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट है पेनल्टी अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर कौन कौन सी पेनल्टीज है, अगर 3B के लिए, ठीक है, ये फॉर 3B, ठीक है। जीएसटी 1 के अभी तक कोई पेनल्टी नहीं लगती, 3B की पेनल्टी लगती है 50 रुपीज पर डे। अगर उस मंथ सेल और परचेस या आप आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हो तो 50 रुपीज पर डे। अगर नील की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 20 रुपीज पर डे, जो मैक्सिमम 10,000 तक हो सकती है, 10,000 के ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, ये 3B के केस में। अगर जीएसटी टर्नओवर होने के बाद भी अब गवर्नमेंट को पता चलता है कि आपने जीएसटी नहीं ले रखा, तो आपको पेनल्टी लगेगी 10,000
या 100% ऑफ दी टैक्स ड्यू, जो भी रहेगा, जो भी हायर रहेगा। लॉन्ग इनवॉइसिस और टैक्स इवेशन, कुछ भी ऐसी धोखाधड़ी करते हो। फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली से यूपी में इंटरस्टेट ट्रांसफर किया, गुड्स जो डिलीवर हुई थी वो उनकी एक्चुअल वैल्यू 20 लाख थी, बट आपने टैक्स बचाने के चक्कर में उसकी वैल्यू दिखा दी 10 लाख। बाद में कल को सेल टैक्स वालों ने माल पकड़ लिया तो वहां पे पता चला कि उस वैल्यू की जो असली कीमत थी वो 20 लाख थी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो आपसे 10,000 लेगी या टैक्स की 100% की टैक्स की रिकवरी करेगी। फ्रॉड केसेस में क्या हो सकता है कि जेल हो सकती है अप टू 5 ईयर्स। काफी आप न्यूज, अगर आप अकाउंट्स इंस्पिरेंट्स है या कुछ भी हो, अकाउंट्स प्रोफेशनल, तो आप आए दिन न्यूज सुनते होंगे कि इस सीए को पकड़ लिया गया, इस जीएसटी ऑफिसर को पकड़ लिया गया आज की डेट में। तो ये है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक पेनल्टी होती है जीएसटी एक्ट 9 की, ठीक है। 9 की, अगर आप 9 फाइल करते टाइम, जिसके लास्ट डेट 31 दिसंबर, एक दिन भी आगे चल जाते हैं, उसकी पर डे की पेनल्टी 200 है और इसकी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अगर आप इसमें रिटर्न में 100 दिन लेट होते हो तो आपका जो फाइन है ना 100 मल्टीप्लाई 200 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, यही पेनल्टियां जीएसटी में आज की केस में लग रही है। उसके बाद इंटरेस्ट की कैसे पेनल्टी लगती है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब जीएसटी पोर्टल, क्या क्या किसने जीएसटी, आप में से जिसने जीएसटी से पहले वैट का काम किया होगा ना, तो उसको पता होगा कि वैट में कितनी दिक्कतें होती थी, कि इतनी ज्यादा दिक्कतें होती थी, कोई हिसाब नहीं। वहां पे आपको चलान के लिए ये आपको सीआई फॉर्म, सी फॉर्म निकालने हैं, एफ फॉर्म निकालने हैं, कभी डिपार्टमेंट जाओ, कभी कुछ करो। पर जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, पेमेंट, रिफंड की एप्लीकेशन और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ये सारा कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपको वन टाइम भी, मैंने जब से जीएसटी की वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे काफी क्लाइंट्स हैं, तो मैंने आज तक डिपार्टमेंट जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, किसी का टैक्स केस लग जाता है, स्क्रूटनी हो जाती है, तब पड़ जाती है। अदरवाइज कभी जीएसटी हमें डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 100% ऑनलाइन प्राइम फेसिंग पे काम होता है। नेक्स्ट, अभी हाल फिलहाल में जीएसटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बायोमेट्रिक बेस्ड रजिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस इन सम स्टेट। अगर दिल्ली में आपने जीएसटी लेना है तो आपको जैसे आधार पे थंब लगता था ना सिम लेने के लिए, सिम लेते हो ना आपने, किसी ने न्यू सिम, वोडाफोन आइडिया या एयरटेल और जियो की किसी ने बाई की होगी तो आप थंब लगाते, तो सेम केस आप जीएसटी ने भी कर दिया है। सम स्टेट, दिल्ली में हो चुका है, वेस्ट बंगाल में हो चुका है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में बाकी स्टेट्स में हो जाए। उसके बाद न्यू जीएसटी फाइलिंग सिस्टम विद रियल टाइम वैलिडेशन। आप जिस दिन जीएसटी में फाइल करेंगे सेम डेट पे डाटा आपको आपके जो वेंडर के पोर्टल है उसमें शो कर जाएगा। एआई टूल यूज फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, फॉर एआई टूल यूज किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आईटीसी की बात करूं, मैं एक्सएक्स आईटीसी लेने जाता हूं ना, तो मेरा पोर्टल ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। ये कभी आप करके देखना, मैं दिखाऊंगा आपको। रिस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी फॉर नॉन कंप्लायंट वेंडर्स, ठीक है। जो जीएसटी की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जो नॉन कंप्लायंट है, जो अपनी रिटर्न फाइलिंग नहीं करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अगर आप 3 महीने तक अपनी जीएसटी फाइलिंग नहीं करेंगे तो आपका ई इनवॉइस और ईवे पोर्टल ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। ईवे पोर्टल, जब ईवे बिल नहीं निकलेगा तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल कैसे भेज सकते हो, या विद इन स्टेट आप कैसे काम कर पाओगे, तो ये नहीं हो पाएगा। ई इनवॉइस नहीं निकलेगा, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो इनवॉइस नहीं निकलेगा, तो वेंडर आपका इनवॉइस मानेगा ही नहीं। ये थी कुछ आज की वीडियो में जीएसटी से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। ये इतना डिफाइन हर जीएसटी सभी नहीं करवाया, बट जो मेरी कोशिश थी आपको हर एक चीज को डिफाइन करके समझाने की, वो लगता है आज की वीडियो में कंप्लीट हुई। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।